हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ जो अहम मुद्दे हैं हमारे, उन पे आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में हालात कैसे हैं बेरोजगारों को लेकर के, और उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ देखी होगी, 17 सितंबर को, जब 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है, उस दिन पूरे देश के युवाओं ने मिलकर के राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया था। और जब ये मना रहे थे तो उनके ऊपर राज्य सरकारें लाठियां चला रही थी। आपने उत्तर प्रदेश की घटनाएं देखी होंगी, जहां पे प्रयागराज में, जैसे इलाहाबाद भी कहते थे पहले, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, मेरठ, बनारस, और इसी तरह बिहार में पटना हो गया, भागलपुर हो गया, बहुत जगह, ठीक है, साहेबगंज, हर जगह, स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार में जो युवाओं की आवाज़ है वो अब नहीं दबेगी, ठीक है। और जिन बच्चों को बेरोजगारी से संबंधित जो भी प्रश्न थे, अब वो दूर किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सरकार के झांसे में आ जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बोला है कि वो जो है वो नई भर्तियां हैं वो ला रही हैं, या फिर जो भर्तियां अटकी हुई हैं उनको भी आगे तेजी से बढ़ाएंगी। 6 महीने का उन्होंने बोला है कि 6 महीने के अंदर ये करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे सरकार के आश्वासन पे नहीं, उनके झांसे में नहीं आना है। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, 1 अक्टूबर को आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 1 अक्टूबर को हम लोग को संसद भवन का घेराव करना है, उत्तर प्रदेश की संसद भवन का घेराव करना है। तो जो बच्चे जहाँ से भी आ सकते हैं, इलाहाबाद से और प्रयागराज से नाम बदल गया है, बनारस से और आगरा से, लखनऊ से, कानपुर से, जहाँ जहाँ से बच्चे आ सकते हैं, 1 अक्टूबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। और आपको पता होगा कि जो एग्जामपुर चैनल है और जो उसको ओन करते हैं बेसिकली विवेक सर, उन्होंने ये बोला था। और अब जितनी भी टीचर हैं वो उनका साथ दे रहे हैं, हम लोग भी सर का साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जहाँ जहाँ से भी आ सकते हो वहाँ से आइए, और ये पैदल चलने की यात्रा होगी। देखिए, विवेक सर तो बेसिकली दिल्ली से पैदल चल के आ रहे हैं, उनकी और उनकी टीम, ठीक है, पैदल चल के आ रहे हैं। तो आप लोग भी जहाँ जहाँ से हो पैदल चल के आना है, क्योंकि पैदल चलने में और ट्रांसपोर्ट से आने में 2 फर्क होते हैं। एक तो मीडिया कवरेज नहीं होता, ठीक है, और हमें मीडिया कवरेज से लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे सरकार के कानों में जू रेंगवानी है, ठीक है। सरकार को कानों में जू नहीं रेंग रही है, हमें वो चीज़ करना है। थोड़े से मैं मुद्दों पर आता हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। इस सरकार ने सबसे बड़ा झूठ बोला है, वो भी हर किसी है। पहले तो युवाओं से झूठ बोला, ठीक है, कि वो नौकरियां देंगे, जबकि नौकरियां हर साल घटाई जा रही हैं। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपको पता है, जब अभी जीडीपी इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी है, उसके बावजूद भी जो है, जो सबसे ज्यादा, जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है देश को, मतलब कृषि की बात कर रहा हूं, तो कृषि में किसानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। अब सरकार को यहां पे दिख रहा है कि कृषि भी हम लोग को फायदा दे सकती है, तो कृषि का भी निजीकरण किया जा रहा है। आपको पता होगा कि हरसिमरत कौर बादल ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो हरसिमरत कौर बादल जी ने इस्तीफा क्यों दिया? एक तो कैबिनेट मिनिस्टर तो खुद ही थी। एक आदमी का सपना होता है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर बने, और जो कैबिनेट मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे रही, इसका मतलब कोई ना कोई ठोस वजह तो होगी जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो किसान विरोधी जो बिल लाया गया है ना, उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री आज भी झूठ बोल रहे हैं किसानों से। उन्होंने बोला है कि किसानों के हित में बिल है। ये बिल मैंने पूरा पढ़ा है, इंडियन एक्सप्रेस में भी पूरा इसका विस्तार से है। आप आज का अखबार देख सकते हैं, जो आज 19 सितंबर है, उसका अखबार आप लोग इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो बिजनेस टाइम्स है, उसका अखबार भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पूरा विस्तार से जो बिल है वो दिया गया है। और अगर आप लोग श्वेत पत्र पढ़ सकते हैं, जो व्हाइट पेपर्स होते हैं जिसमें ऑफिशियली रूप से निकला होता है, उसमें भी आप लोग उस बिल का जो है वो पूरा विस्तार से पढ़ सकते हैं कि उस बिल में क्या है। जो बिल कह रहा है उसमें ये बेसिकली क्लियरली डिफाइन है कि जो भी निजी सेक्टर से लोग
अगर भंडारण करना चाहते हैं तो उनकी सीमा पर रोक नहीं लगाई जाएगी। मतलब कोई भी व्यक्ति कितना भी अपने यहां भंडारण कर सकता है, तो वो उसके ऊपर कोई सीमा नहीं लगेगी। पहले क्या था, कोई भी जो है वो एक ऊपरी सीमा से ज्यादा भंडारण नहीं कर सकता था। ठीक है, तो यहां पे जो बिचौलिए होते हैं वो कुछ ज्यादा ही भंडारण कर लेंगे। जो रेट है उसको कितना भी आगे जाकर के बढ़ाया जा सकता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे टमाटर के रेट हैं वो 80, 90, 100 में चल रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो वो और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस पे सरकार का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म करने की बात की जा रही है। अच्छा, यहां पे सरकार ये हमेशा कह रही है कि एमएसपी जो है वो हम नहीं हटा रहे। अरे आप एमएसपी नहीं हटा रहे हो, आप एक इनडायरेक्ट वे में ला करके किसान को आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हो। देखिए, अपने देश में सिर्फ यही एक सेक्टर है जो अर्थव्यवस्था को मजबूती हमेशा से प्रदान किए हुए है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यह है बिजनेस ही एक ऐसा चीज है जो अर्थव्यवस्था को तेजी लाता है। अगर बिजनेस अर्थव्यवस्था में तेजी लाता है तो उतनी तेजी से डाउन भी करता है। तो एक बात समझिएगा, जितनी तेजी से रोजगार देता है उतनी तेजी से रोजगार छीनता भी है। दूसरी बात, हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि रेलवे का बहुत ही ज्यादा तेजी से निजीकरण किया जा रहा है। 50 रेलवे स्टेशन, भारत के 50 रेलवे स्टेशन को जो है निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। रेल मंत्रालय दिल्ली, मुंबई समेत करीब 50 रेलवे स्टेशन को पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 5 लाख यात्री रोज आते हैं। अब इसकी बेशकीमती जमीन पर मॉल से लेकर होटल तक बनेंगे। 60 साल के लिए लीज पर देने के प्रस्ताव पर अडानी, जीएमआर से लेकर सिंगापुर तक की कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। और उसकी नीलामी भी शायद मुझे लगता है अक्टूबर माह से चालू हो जाएगी। आपने इसी भारत का सपना देखा था क्या? आप इसी भारत को डेवलपमेंट भारत समझते हो क्या? इसी चीज को 2014 में प्रधानमंत्री ने ये चीज बोली थी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री जो है हमारे कितना झूठ बोलते हैं। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता। न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। दूसरी बात, मैं आता हूं जॉब्स के ऊपर। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई। ठीक है, मैं मानता हूं कि वो स्वाभाविक था। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉकडाउन से पहले मार्च तक की बात करूं तो भी अपनी जीडीपी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। आप मार्च के 31 मार्च तक का जो डेटा आया है, और लॉकडाउन कब से लगा है? लॉकडाउन लगा है 24 तारीख से। चलिए मैं 20 तारीख से भी मान लेता हूं, 20 मार्च से लॉकडाउन लगा है। लेकिन जो 31 मार्च तक का 31 मार्च 2020 तक का जो आंकड़ा आया है वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो 3.2% की ग्रोथ से बढ़ रही थी। वहीं बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश की 8% से वृद्धि कर रही थी। और उसी समय में अगर अपने पड़ोसी देशों की बात करूं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, हमसे ज्यादा बेहतर जो है पोजीशन से वो आगे बढ़ रहे थे। तो प्रधानमंत्री पहली बात तो हर चीज निजी हाथों में बेचना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये पूछ रहे होंगे कि निजी हाथों में बेचने से अच्छी बात है ना, निजी हाथों में बेचेंगे तो बात क्या है, सरकार के ऊपर बोझ कम पड़ेगा और लोगों को ज्यादा सैलरी भी मिलेगी। यहां लोगों को ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, यहां उनके ऊपर जो शोषण है वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। और दूसरी बात मैं करूं कि निजीकरण से क्या होगा, जो सरकार अपनी जिम्मेदारियां हैं वो उनसे बच जाएगी। अब एमएसपी जो है, खुद रविशंकर प्रसाद ने बोला था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है हिंदी में बोलूं तो, उससे वो सरकार के गले का फंदा बन चुका है। आप समझिए कि जो इसी तरह जो नौकरियां हैं, नौकरियां जो होती हैं वो सरकार का हक होती हैं। देखिए, ये जो बात है निजीकरण की, वो वही बात कर रहे हैं जिनके पिताजी सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उनके बेटे आज चिल्ला रहे हैं कि निजीकरण हो। दोस्तों, यहां पे मैं आपका ध्यान एक और तरह आकर्षित करना चाहूंगा। जिन बच्चों ने कभी भी पॉलिटी नहीं पढ़ी है, राजनीतिक शास्त्र नहीं पढ़ा है, उनका मैं ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे यहां होता है मौलिक अधिकार, जो डिफाइन करता है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो डिफाइन करते हैं मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को। अच्छा, ये फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? हर एक इंसान का, जो भारत में हो या कहीं और भी हो, ठीक है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग फंडामेंटल राइट होते हैं। तो जहां पे लोकतंत्र है
वहां पे फंडामेंटल राइट्स अप्लाई होते हैं और फंडामेंटल राइट्स को जो है वो सबसे सर्वोपरि माना गया है। यहां तक कि जो सिविल राइट होते हैं उसको भी नीचे रखा गया है, फंडामेंटल राइट को उसके ऊपर रखा गया है। मैं यहां पे एक आर्टिकल 21 का जिक्र करना चाहूंगा, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहां पे आर्टिकल 21 में बहुत सारे अधिकार हैं जो आप नहीं जानते हो, ठीक है। यहां पे आर्टिकल 21 में बहुत सारे, आप देखिएगा लिस्ट की लिस्ट यहां पे लगी हुई है। यहां पे मैं एक ले जाना चाहूंगा आपको तीसरे नंबर पे, जीवन रक्षा का अधिकार। सोचिए, निजता का अधिकार, आपको अपनी निजी जो चीजें हैं उनको बनाए रखने के लिए, उनको अगर आप पब्लिकली नहीं करना चाहते हो तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। तो यहां पे एक अधिकार है आपका निजता का अधिकार। उसी तरह स्वास्थ्य का अधिकार, अगर आप कहीं बीमार पड़ जाते हो और आपके पास पैसे नहीं है तो भी आपका इलाज मुफ्त किया जाएगा, ये आपका है स्वास्थ्य का अधिकार है। इसके बाद मैं आपको ले जाना चाहूंगा, देखिए यहां पे 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अगर आप 14 साल से कम के हो तो आप किसी भी स्कूल में जाकर के वहां पढ़ सकते हो और आपको कोई भी सरकार वहां आपको इस चीज से वंचित नहीं कर सकती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट हो। इसके बाद बात करते हैं निःशुल्क कानूनी व्यवस्था का अधिकार। आपको निःशुल्क कानूनी सहायता अगर आप चाहते हो तो आपको सरकार उपलब्ध कराएगी, ये आपका हक है और इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये जो चीज है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनली है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें हैं वो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए और आपको खासकर जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां पे जो सबसे नीचे लिखा हुआ है विद्युत बिजली का अधिकार, मतलब आपको बिजली पाने का अधिकार है, ठीक है। एक कम रेट पर आपको बिजली पाने का अधिकार है। दूसरा है शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, मतलब अगर आप शोर शराबा है तो वहां से आपको, या फिर प्रदूषण हो रहा है उससे भी सरकार आपको निजात दिलाएगी, ऐसा ये आपका अधिकार है। सोने का अधिकार, सोने का गोल्ड का अधिकार नहीं होता, सोने का अधिकार होता है कि आप सो सको, ठीक है। दूसरी बात करते हैं जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, ठीक है। सूचना का अधिकार, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो पैसा है, जो आप टैक्स पे कर रहे हो, भले ही आप 1 रुपए टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन आपका जो पैसा है वो कहां जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री हमेशा छुपाते हैं कि पीएम केयर फंड का जो पैसा है वो हम नहीं बताएंगे। आप क्यों नहीं बताओगे? पीएम के अंडर में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी उनका जानने का अधिकार है और आम आदमी को ये बात जानने का अधिकार है, ठीक है। देखिए इसके बाद है कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, ठीक है। यहां पे जैसे भगत सिंह जब जेल में गए थे तो वहां पे भी उन्होंने कहा था कि कैदी के लिए भी जीवन जीने का अधिकार है, उसको साफ स्वस्थ कपड़े मिलने चाहिए, खाने के लिए अच्छा खाना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, या ना जाने कितने ऐसे अधिकार हैं जो आपको नहीं पता है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों ने भले ही कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन एटलीस्ट आपको इंडियन पॉलिटी जो है, ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था जो है उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आपको एटलीस्ट आपके हक पता होने चाहिए। पुलिस कभी भी आपके हक मार लेती है, आपको कभी भी जेल में बंद कर देती है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आपके अधिकार क्या है, किस अधिकार से पुलिस आपको हिरासत में ले रही है, किस अधिकार से पुलिस वाले आपको डंडे मार रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल 19 में आपको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। आप जब भी धरना प्रदर्शन करते हो तो आपको वो पूरा अधिकार है कि आप धरना प्रदर्शन करो, लेकिन वो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। शांतिपूर्ण का मतलब होता है आप किसी प्रकार का हथियार इस्तेमाल ना करो। वहां पे आप चाकू लेके ना चले जाओ, बंदूक लेके ना चले जाओ, गन लेके ना चले जाओ। दूसरा, बच्चे कहते हैं कि हम लोग कैसे विरोध कर सकते हैं। आप बिल्कुल सड़कों पे विरोध कर सकते हो, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार दिया गया है कि आप सड़कों पर उतर करके विधानसभा का घेराव कर सकते हो, राष्ट्रपति भवन में जाकर के ज्ञापन दे सकते हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ आप हाय हाय के नारे कर सकते हो। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली है, इसमें आप कोई हिंसा नहीं कर रहे हो। जो ना हिंसा वाली जो है जितने भी चीजें हैं वो आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। आप बस यहां पे ध्यान रखने, कोई भी हिंसा वाला तत्व आप इस्तेमाल ना करो, ठीक है। आपको विरोध प्रदर्शन करना हो तो आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन यहां पे सरकारें क्या करती हैं, सरकारें अपना पुलिस बल इस्तेमाल करती हैं और पुलिस क्या करती है, आपको पता है कि आपके डंडे और बरसाए जाते हैं, ठीक है।
तो यहां पे जब तक आपको अपना मौलिक अधिकार नहीं पता होंगे तब तक आप ऐसे ही डंडे खाते रहोगे, चाहे वो कोई भी सरकार हो। आज ये सरकार आई है तो ये आपको डंडे मार रही, कल कोई और सरकार आएगी तो कल वो आपको डंडे मारेगी। तो यहां पे सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि दोस्तों जितना हो सके सिर्फ किताबी ज्ञान ना पढ़िए, हो सके तो अपने देश के लिए जो जनरल नॉलेज की चीजें हैं और जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, जो इंडियन पॉलिटी की बुक है, एटलीस्ट वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और आप उसको प्रतिदिन पढ़िए, उसको समझिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, तो वो कहना क्या चाहते हैं इसके बारे में भी आप पढ़िए, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं अपनी बातें यहीं पे रखना चाहूंगा और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो है 1 अक्टूबर को विधानसभा का घेराव करना है और कोई भी बच्चा इसमें ना चूके। जितने आप लोग अपने क्षेत्र से, अपने जनपद से आ सकते हो उतने बच्चे आइए, ठीक है। और 1 तारीख को विधानसभा का घेराव करना है। और ध्यान रखिएगा कि ये पैदल यात्रा है, जैसे कि गांधी जी ने पैदल दांडी मार्च किया था, वैसे ही ये पैदल यात्रा है। आपको अपने जहां से आ सकते हो पैदल ही आना है। हाँ, ये एग्जामपुर चैनल की जो ऑन करते हैं विवेक सर, उन्होंने बोला है कि जो है आपको पैदल मार्च करना है, ठीक है। और आप लोग जहाँ से भी आ सकते हो वहाँ से आप लोग पहले चल दीजिए और पैदल मार्च करना है, ठीक है। हमें इस सरकार को दिखा देना है कि जो है झूठ की जो राजनीति है वो नहीं चलेगी, ठीक है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ और 1 तारीख को बेसिकली मिलते हैं सब लोग, ठीक है, विधानसभा के सामने, ठीक है। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।